हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढिंगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक से और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट होता ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाए और उसको मूव करने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो कितने चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए कितने टाइम में, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि एक टाइम में कितने चार्ज पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं लेटर आई से। ठीक है, तो आई क्या डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, कुछ नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन, चार्ज फ्लोइंग किसी जगह पे फ्लो कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और किसी टाइम में। सपोज करके ये है कोई पॉइंट ए, ये है कोई पॉइंट बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज फ्लो करके बी पॉइंट पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं। ठीक है, और ए से बी पे पहुंचने में उनको कुछ टाइम भी लगता है। तो जितने चार्ज पार्टिकल कितने टाइम में यहाँ पर पहुँचे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और आपको आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा ही है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं लेटर क्यू से। ठीक है, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। सो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई किसके इक्वल हो गया? क्यू बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल हो गया? क्यू बाय टी। अब क्यू जो होता है चार्ज, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है कूलम्ब। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब और टाइम की होती है सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हुई? कूलम्ब पर सेकंड। बट जनरली इसको हम कूलम्ब पर सेकंड नहीं लिखते, इसको हम क्या लिखते हैं? एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसे हम लिखते हैं एम्पियर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या देंगे हम कि वेन एवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज ड्यू टू करंट, सॉरी इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, ये था फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अच्छा हाँ, इसमें एक डेफिनेशन ये भी पेपर में आती है कि डिफाइन 1 एम्पियर। एक तो पूछता है कि करंट की यूनिट क्या है, तो आप बताओगे एम्पियर। दूसरी यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड। पर कभी कभी आपको पेपर में क्वेश्चन होता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कितना होता है? तो भाई आई क्या है? आई होता है क्यू बाय टी। ठीक है, क्यू है चार्ज, टी है टाइम। तो आई वन कब आएगा? आई कब वन आएगा? जब क्यू की वैल्यू भी वन होगी और टी की वैल्यू भी वन होगी। 1/1 कितना होता है? 1। सो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? 1 एम्पियर में बी डिफाइंड एज वेन एवर चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 1 सेकेंड। देखो इसी से डेफिनेशन बन गई ना कि 1 एम्पियर कितना होता है? वेन एवर चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 1 सेकेंड, दिस इज नोन एज 1 एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड इसका टॉपिक है वो पढ़ा देता हूँ मैं। सेकंड टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अभी सीख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही है, सिंपल है। वैसे चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को बट मैं आपको इजीली करा दूंगा। सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसको किस लेटर से डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं लेटर वी से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? लेटर वी से। जैसे आई क्या था? क्यू बाय टी था, वैसे ही वी होता है डब्ल्यू बाय क्यू। अब ये क्या है? देखो आप इमेजिन करो कि किसी एक पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट यहाँ ए है, एक पॉइंट यहाँ है बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई, यहाँ पे ए पे कोई चार्ज रखा था क्यू।
इसको मूव करके जाना है बी पे, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करके जाना है तो इस चार्ज को लेके जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा। देखो ना, आपके पास यहाँ पे कोई, मेरे हाथ में कोई सामान है, मैंने उठा करके दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो कुछ ना कुछ वर्क तो होगा। क्यों होगा? क्लास 9 में आपने पढ़ा है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप किसी सामान को उठाओगे तो फोर्स लगेगी, कुछ चल के जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। ऐसे ही इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाना है तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स भी लगानी पड़ेगी, और डिस्टेंस तो ए से बी की तरफ चलना है ही। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बट बुक में ये भी लिखा होता है कि हमें पता नहीं है कि दूसरा पॉइंट कितनी दूर है। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है कि दूसरा पॉइंट कितनी दूर है। तो एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना टाइम लगे, जितना वर्क डन करना पड़े, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो था बुकिश लैंग्वेज। अब बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट होते हैं ए और बी। सपोज ए पॉइंट पे हैं 100 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बी पॉइंट पे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन, बी पॉइंट पे कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस है ना, यस है। यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज है। तो ये जो चार्जेस का डिफरेंस होता है ना, जब दो पॉइंट्स के बीच में चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। देखो आसानी से समझो, क्या है कि पानी जो है ऊपर हाइट पे है और हाइट से वो कहाँ चलता है, नीचे, ठीक है। हवा जो है ज़्यादा प्रेशर से कहाँ चलती है, कम प्रेशर की तरफ, ठीक है। टेम्परेचर जो है, जैसे आप कभी किसी को बर्तन को गर्म करते हो तो गर्म हो जाता है, तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से हीट कहाँ चलती है, कम टेम्परेचर की तरफ। इसी तरह से जो करंट है वो कहाँ से कहाँ चलता है, ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में चार्ज का डिफरेंस होना। तो यहाँ ज़्यादा चार्ज है, यहाँ कम चार्ज है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफाइंड एज whenever there is मतलब हमने करना क्या है बेसिकली, whenever there is a work done in moving a charge from a point to point B or a point to infinity, this is known as electric potential difference। डिनोट करते हैं लेटर V से। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब कहेगा कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो सेम वैसे ही 1 वोल्ट कब आएगा, जब W भी 1 होगा और Q भी 1 होगा। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो आप बोलोगे 1 वोल्ट में बी डिफाइंड एज whenever 1 joule of work is to be done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point, whenever 1 joule of work is done in moving a charge from a point to other point, this is known as 1 volt। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आपको मैंने इलेक्ट्रिक करंट भी समझा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि सर्किट क्या होता है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा, तो आप कुछ कमेंट में बता सकते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट। सर्किट क्या होता है भाई? सर्किट क्या होता है? सर्किट एक रास्ता है, एक पाथ है, और वो पाथ कैसा है, क्लोज्ड है। सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ। ठीक है, कैसा पाथ है, क्लोज पाथ। देखो मतलब देखो, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये सिंबल होता है सेल का, ठीक है, और ये हमने बनाया कोई बल्ब, ठीक है, और ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको सेल से, इस बल्ब को सेल से कनेक्ट कर दिया। अब ये है क्या, ये एक सर्किट है।
अब सर्किट की डेफिनेशन समझो। सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ, मतलब बैटरी के एक एंड से तार जुड़ी है या सेल के, और सेल के दूसरे एंड से बल्ब की दूसरी तार जुड़ी है। तो सर्किट की डेफिनेशन होती है, सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। ये डेफिनेशन याद रख लो, बुक में नहीं है, ये बहुत आसान डेफिनेशन है। सर्किट में बी डिफाइंड एज द क्लोज्ड पाथ विच कंटेन वन एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। अब ये एक्टिव और पैसिव क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो ये सेल लगा है ये क्या करेगा? एनर्जी देगा। पैसिव एलिमेंट कौन होता है? जो एनर्जी किसी एक्टिव एलिमेंट ने दी है उसको यूज करेगा, इसकी पावर से बल्ब ऑन हो जाएगा। तो सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। अभी क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है? क्लोज्ड पाथ का मतलब यह है कि तारें आपस में जुड़ी रहनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर बीच में कहीं तार टूट गई तो ये क्लोज्ड नहीं रहा, ये ओपन हो गया। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो ये बल्ब ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एंड से तो तार जुड़ गई, दूसरे एंड से तार जुड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टूट गया, सर्किट टूट गया, ओपन हो गया। सो क्या बोला मैंने बोला सर्किट इज ए क्लोज पाथ विच कंसिस्ट ऑफ, वन ना लिखो तो सिंपल लिखो, विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और पैसिव एलिमेंट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। चलो अब इसमें आपको क्या कर सकते हो, कुछ सिंबल याद कर सकते हो। कैसे सिंबल? जैसे ये सेल का सिंबल है, ये किसका है? सेल का। जब एक साथ बहुत सारे सेल कनेक्ट हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। ठीक है, अब ये एक सिंबल ये होता है, ये सिंबल होता है स्विच का। ठीक है, ऐसे ही एक सिंबल ये भी आएगा, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ये होता है रजिस्टर। ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। हाँ, एक सिंबल ऐसे है, ए लिखा रहेगा, इसको बोलेंगे एम मीटर। एक सिंबल है ऐसे ही वी लिखा रहेगा, इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, ऐसे ही एक सिंबल लगा रहेगा जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रख लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ओम्स लॉ, आइए समझ लेते हैं फिर। ओम क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे, देखो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या सोचा। इन्होंने कहा कि सपोज करके एक, मैंने वही अभी पुराने वाला डायग्राम ही बनाना पड़ेगा दोबारा से। मैंने क्या किया, मतलब ओम ने क्या किया, एक सेल लिया, उस सेल से एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, वही सर्किट, वही मैंने पुराने वाला डायग्राम बना दिया। अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कौन सा? ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ओम्स लॉ। तो ओम ने क्या किया, एक बैटरी को एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। जो ये बैटरी या सेल होता है ये क्या देती है? वोल्ट। ठीक है, मतलब ऐसे कहेंगे हम, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है। और ये करती क्या है? ये प्रोवाइड करती है करंट। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है? करंट। मतलब बैटरी वोल्टेज में होती है और प्रोवाइड कर रही है करंट। वो करंट बल्ब से जाएगा तो बल्ब हो जाएगा ऑन। अब ओम ने क्या कहा? ओम ने कहा कि जो वोल्टेज होती है ना, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओम्स लॉ में बी डिफाइंड एज द वोल्टेज इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन तो यही है, समझ लेते हैं। ओम ने कहा कि 2 वोल्ट की बैटरी में लगाता हूं तो सपोज 1 एम्पियर का करंट आता है। ठीक है, फिर ओम कहता है कि मैं बैटरी को बढ़ा करके 5 वोल्ट करता हूं तो करंट भी बढ़ जाता है 2 एम्पियर। मैं 10 वोल्ट की बैटरी करता हूं तो करंट भी बढ़ जाता है 4 एम्पियर। मैं 20 करता हूं तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जाएगा। सो ओम लॉ क्या था कि वोल्टेज इन अ सर्किट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था कि किसी सर्किट में अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, बट प्रोपोर्शनल का साइन हटाना था, इक्वल टू लगाना था, तो यहाँ पे एक लेटर और आया, इसे बोलते हैं आर। अब आर क्या है? वेर आर इज रेजिस्टेंस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल। मतलब इक्वल का मतलब देखो, इक्वल तो नहीं है, ये 20 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 4 है, इक्वल तो नहीं है। बट बात ये है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ते हुए जा रहे हैं। बट अगर दोनों को इक्वल करना है, 20 वोल्ट क्या 8 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 क्या 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। पर प्रोपोर्शनल लिख दिया कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, तो इक्वल रखने के लिए एक लेटर और लेकर के आ गया ओम, उसका नाम रखा आर, वेर आर इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस समझो, आप गाड़ी चला रहे हो हर रोड पे, आप जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हो, खड्डा आ गया, ठीक है, जैसे ही खड्डा आया आपका टायर फंस गया उसके अंदर, कार का। जैसे ही कार का टायर उसके अंदर फंसा तो क्या हुआ? क्या कार उसी स्पीड से चलती रही? नो, कार की स्पीड क्या होगी? कम। आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे बने हुए हैं ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर्स, तो स्पीड ब्रेकर से जब आपकी कार निकलेगी तो क्या ओरिजिनल स्पीड रहेगी? नहीं, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम होएगी, क्योंकि उसका काम ही यही है। उसी तरीके से अगर किसी सर्किट के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, किसी तार के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो करंट को जिस स्पीड से वो जा रहा होता है उसकी स्पीड कम कर देते हैं। अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए तो उसकी स्पीड कम करना क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। यानी कि करंट का स्पीड ब्रेकर कौन होता है? रेजिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं उसको रोकना, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना। कोई आपको मार रहा है, किसी ने आपको मारा, आपने उसको रोक दिया, आपने उसको हाथ पकड़ लिया, तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ऐसे ही जब करंट फ्लो करने लगे और उसको कोई चीज रोके तो दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो ओम ने क्या कहा था? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई इनटू आर, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब क्योंकि वोल्टेज भी बढ़ रही थी, करंट भी बढ़ रहा था, तो एक ग्राफ बनाया जाता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब वोल्टेज भी बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रहा है, 2 से 5 से 10 से 20, ये भी 1 2 4 8, ये भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। सो देयरफॉर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। तो ये क्या है? ओम्स लॉ। अब अगर पेपर में आ गया 3 या 4 नंबर में ओम्स लॉ, सबसे पहले लिखो डेफिनेशन। ओम्स लॉ की डेफिनेशन बताई थी अभी आपको, ठीक है। फिर उसी ये लिखो एक्सप्रेशन, फिर ये बनाओगे ग्राफ, ठीक है, तो आपको 3-4 नंबर मिल सकेंगे। अगर ऐसा है कि सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाओगे फिर कुछ नहीं मिलेगा, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, एक्सप्लेन करके आना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ओम्स लॉ समझ आ गया। अब ओम्स लॉ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो नेक्स्ट टॉपिक यही रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि किसी को करंट की स्पीड को कम करना, दिस इज रेजिस्टेंस। पर जो ये काम करता है, करंट की स्पीड को कम करता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, रेजिस्टर तो एक एलिमेंट है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। मतलब रेजिस्टेंस करना तो उसका गुण है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी प्रॉपर्टी है। रजिस्टर वो डिवाइस है, वो चीज़ है जो ये करती है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ऐसा होता है, अभी मैंने बताया ना। ऐसे ही रोड पे क्या होता है? स्पीड ब्रेकर। तो करंट जब जा रहा है, करंट ऐसे चलता है, तो करंट की स्पीड को कम करने के लिए क्या बनाया गया है? करंट का स्पीड ब्रेकर, यानी कि रजिस्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर ये रजिस्टर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेजिस्टेंस कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर कंडक्टर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। स्पीड ब्रेकर बहुत लंबा बना दोगे तो क्या होगा, कार की स्पीड लगातार कम रहेगी। स्पीड ब्रेकर छोटा बनाओगे तो कार की स्पीड थोड़ी देर के लिए रुकेगी। समझ के? तो जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का जो ये फ्रंट की चीज़ होती है ना, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि ये देखो, जैसे ये कोई कंडक्टर है तो ये जो सर्कल है सामने वाला, ये जो सर्कल है, दिस इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि ये उल्टा है एक दूसरे के। सिंपल सी बात है। सपोज इतनी लंबी कोई वायर थी, ठीक है, इतनी लंबी वायर थी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था। अब मैंने उसको क्या किया, इतना सा कर दिया उसी वायर को। कैसे? फोल्ड करता रहा मैं। फोल्ड करने से क्या हो गया, वो मोटी हो गई। पहले लंबी थी, अब मैं फोल्ड करता करता उसको ले आया, मार्कर जितना मैंने कर दिया इतनी लंबी वायर को, तो मोटी हो जाएगी। तो जब वो तार मोटी हो गई यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो सीधी सी बात है उसकी लेंथ तो कम हो जाएगी। अगर लेंथ कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो देयरफॉर इसको लिखते हैं L, इसको लिखते हैं A। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। लेंथ और एरिया जैसे पहले किया था, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं और इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो रो आ जाता है, इसको बोलते हैं रो। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपने अभी याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब जो ये आर है इसकी यूनिट क्या है, इसको कैसे मापते हैं? जैसे करंट को मेजर किया एम्पियर में, वोल्टेज को मेजर किया वोल्ट में, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में। क्यों भाई? क्योंकि ये ओम्स लॉ ने दी थी, तो इसको मेजर किस में करते हैं, ओम में। इंपॉर्टेंट है, देख लो फिर से। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों को कंबाइन किया एल बाय ए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो रेजिस्टिविटी का साइन आया रो। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और आर की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अगर किसी सर्किट में किसी जगह पे आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर कहीं पे आपको करंट कम चाहिए तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस कम कितना होना चाहिए और कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इसी वीडियो में ना इस चैप्टर को फिनिश कराऊंगा आपको। एक ही वीडियो है, इसी में फिनिश करना है हमने, क्योंकि पेपर भी आ रहे हैं, रिवीजन भी करना है आपको। अब टॉपिक आपको न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल की एक वीडियो और बनाऊंगा सेपरेट। अब न्यूमेरिकल क्या आता है कि व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर 2, when resistors are connected in parallel। ठीक है, तो अब देखो, सपोज करके 3 रजिस्टर हैं, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर। ठीक है, अगर ये ऐसे एक रजिस्टर यहाँ तक था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, अगर इन दोनों के किनारे जोड़ दें, एंड टू एंड जोड़ दें, तो इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सपोज ये 1 ओम का है, ओम का सिंबल ये रहेगा। जब मैंने कहा ओम में मेजर करेंगे तो ओम का सिंबल है ये।
तो ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये है 3 ओम का। तो आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हों तो टोटल रेजिस्टेंस सिंपली ऐड करके निकाल देते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी 1 + 2 + 3 टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो जब रेजिस्टर सीरीज में लगेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ करके लगेंगे, तो उनको टोटल ऐसे ही ऐड कर देंगे और वो उनका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब रेजिस्टर पैरेलल में लगते हैं तो लगते कैसे हैं, ये देखो ऐसे लगते हैं। अब पैरेलल का पता कैसे चलता है कि पैरेलल में है, देखो इन दोनों के एंड आपस में सीधा नहीं जुड़े। देखो यहाँ पे इसका एंड तो इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसका एंड इसके साथ। यहाँ पे देखो किस तरीके से जुड़े हैं, थोड़ा डिफरेंट है। और आइडेंटिफाई भी कैसे करते हैं, देखो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब रजिस्टर जुड़ेंगे तो किसी ना किसी बैटरी के साथ जुड़ेंगे, ऐसे डायग्राम बनेगा। अब ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, ये क्या देगी, कोई करंट देगी। ये करंट चल के जाएगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे आकर के करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ और करंट जाएगा, यहाँ पे कुछ और करंट जाएगा। तो जब करंट अलग अलग डिवाइड होकर के चलता है तब पैरेलल होता है। और इस केस में क्या था, इस केस में देखो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, इसका डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। देखो इस केस में क्या था, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये तीनों जुड़े एक बैटरी से। इस बैटरी ने दिया करंट, ये करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया, और एक ही करंट तीनों के तीन रेजिस्टेंस से पास हो गया। जब एक ही करंट सब जगह से सेम जाएगा तब होते हैं सीरीज में, जब करंट अलग अलग जाएगा तब होते हैं पैरेलल में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो सीरीज में तो सिंपली ऐड करना है, पैरेलल में कैसे करना है वो देख लेते हैं। सपोज ये था 1 ओम का और ये था 2 ओम का। तो जब पैरेलल में आ जाएगा तो क्या करना है, 1 करके ऐड करना है, 1। ठीक है, तो इसको 1 का नहीं लेता मैं, थोड़ा मैं क्या करता हूँ 3 का ले लेता हूँ, आपको कैलकुलेशन समझ आएगी। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/2 उल्टा कर देंगे प्लस 1/3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 + 2 या 5/6। ठीक है, 5/6 आ गया। तो जो आंसर एंड में आएगा उसको फिर रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले उल्टा किया था। तो रिवर्स करेंगे तो आएगा 6/5 ओम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6/5 ओम। ये कब आ रहा है, जब पैरेलल में है। ठीक है, और जब सीरीज में थे तो सिंपली ऐड कर देना है। अब आप एक चीज़ देखो, सपोज ये दोनों के दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते, 3 और 2, तो जब ये सीरीज में होते तो नॉर्मली ऐड कर देते 3 + 2 5 ओम, तब तो रेजिस्टेंस कितना आता 5 ओम। और पैरेलल में कितना आ रहा है 6/5, सॉल्व करोगे तो 1.2 ओम आएगा। तो नॉर्मली अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस आता है ज़्यादा। देखो नॉर्मली ऐड करते हैं सीधा ही 3 और 2 5, और जब पैरेलल में है तो सॉल्व करा तो आया आंसर 1.2। तो याद ये रखना है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जब रेजिस्टर्स पैरेलल में लगते हैं तो उनका रेजिस्टेंस जो है नेट वो क्या आता है, कम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप अभी भी आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सॉरी ये थोड़ा कफ की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही होगी। अगला टॉपिक करते हैं भाई। अगला टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है, आइए समझते हैं। हाँ जी, तो जूल्स ने क्या कहा कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा, जैसे फ़ोन है, फ़ोन या टीवी देख लो आप, जैसे कोई टीवी होता है, ठीक है, टीवी अगर लगातार चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। चार्जर आपका लगातार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये तो आपको पता है।
तो ये किसके हिसाब से चल रहा है सारा का सारा, ये जूल्स लॉ के हिसाब से चल रहा है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स ने कहा, साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि कहाँ पे किसी कंडक्टर में कितनी हीट निकल रही है, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। इन्होंने कहा हीट को डिनोट किया लेटर एच से, तो कितनी हीट होती है किसी सिस्टम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, कि अगर आपने जैसे किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो कितना गर्म होगा वो, जितना करंट है उसका स्क्वायर करो, कितना उसका रेजिस्टेंस है, और कितना टाइम के लिए वो चल रहा है, तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा H इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जो आपके घरों में आयरनिंग होती है, आयरन मशीन होती है, प्रेस जिसको आप बोलते हो, जिससे आप कपड़े आयरन करते हो, कपड़े प्रेस करते हो, वो गर्म होती रहती है। ठीक है, वो गर्म होती है तो आप कपड़े प्रेस कर पाते हो, आयरन कर पाते हो। कैसे होता है ये होता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि आपने स्विच ऑन किया उसका, उसके अंदर से करंट पास हो गया, और करंट पास हो गया, उसका रेजिस्टेंस हम पहले से बढ़ा करके रखते हैं। क्यों बढ़ा करके रखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए हीट, तो हमें हीट चाहिए, तो प्रेस का हमने रेजिस्टेंस बढ़ा रखा होता है, तो उस रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण उसमें हीट निकलती है। फिर करंट हमारा कंटिन्यू चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चल रहा है, उसकी वजह से भी हीट निकल रही है। और जो करंट आ रहा है, क्योंकि प्रेस ऑन है तो करंट आएगा ही उसके अंदर से, तो जब उसके अंदर से करंट आ रहा है तो जितना ज़्यादा करंट होगा उसके हिसाब से भी हीट निकल रही है। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, दैट्स इट। ठीक है, इसकी कभी कभी आ जाते हैं कि राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक हीटर, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, आप बोल सकते हो गीजर्स जो आपके घरों में लगते हैं, ये सारे के सारे इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करते हैं लेटर P से। किसी सर्किट में कितनी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ की जा रही है, कंजप्शन हो रही है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब किसी सर्किट में वोल्टेज भी है सोर्स और करंट भी है, तो कितनी वोल्टेज और कितना करंट यूटिलाइज हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। कितनी वोल्टेज और कितना करंट सर्किट में है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो क्या आंसर आएगा, पावर आएगा। अब स्टूडेंट्स याद रखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाता है डायरेक्ट। अब इसमें ना 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, कैसे वो सीख लेते हैं। ओम्स लॉ याद है, तो ओम्स लॉ में क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर था। अब यहाँ पे भी V आ रहा है तो V की जगह आई आर लगा दूँ, इसके अंदर लगा देता हूँ। इस V की जगह मैंने लगाया आई आर, और ये I पहले से ही था। I इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर, तो पावर का एक फॉर्मूला हुआ V इंटू आई, राइट। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर का एक फॉर्मूला और बनेगा, वो देखते हैं क्या है। पावर क्या है, V इंटू आई, यस। अगर यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालूँ ओम्स लॉ से, तो क्या आएगी, V बाई आर, आर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये वाली I की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। तो V तो ऐसे ही रखा, I की जगह क्या लगाया, V बाई आर, V बाई आर, V इंटू वी क्या हो गया, V स्क्वायर, और नीचे क्या है R, तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया। तो 3 फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिक पावर के, वोल्टेज इंटू करंट, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से यूज किए, कहाँ से, ओम्स लॉ से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ को हमने यहाँ पे भी यूज कर लिया। ओके, अब होता है, कभी कभी आपको पूछ लेता है डिफाइन 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। अब पावर की यूनिट क्या है, आपने मूवीज में देखा होगा, अरे तूने तो मेरी वाट लगा डाली रे। तो वाट क्या होता है, वाट होता है पावर। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या है, वाट, WAT, वाट।
दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। और 1 घंटा, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। तो मल्टीप्लाई किया तो 336 इंटू 3 जीरो ये 2 जीरो ये 10⁵। एक पॉइंट और लगा देते हैं एक जीरो बढ़ाने के लिए। तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶। दिस इज 1 किलोवाट आवर। तो स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा फास्ट कराया है, ठीक है, ताकि चैप्टर फिनिश हो सके फटाफट से। अब इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, मैंने आसान बनाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच।